देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा IFRS 15, जिसमें हमने 5 स्टेप अप्रोच देखी थी। जिसमें सबसे पहला स्टेप था जनाब आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास थी ट्रांजैक्शन प्राइस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और उसके बाद थर्ड चीज़ थी हमारे पास ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने कहा था ये हकीकत में और कुछ नहीं है बल्कि ये कंसिडरेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके आपको मिला करता है। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कह सकते हैं। अब इस अमाउंट को देखने के लिए हमें 5 चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन प्राइस को डिसाइड करते हुए। पहले ये देखना पड़ेगा जनाब वेरिएबल कंसीडरेशन है या नहीं। वेरिएबल कंसीडरेशन है तो उसकी अकाउंटिंग आपने किस तरह से करनी है। उसके बाद आगे देखेंगे कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स, फिर देखेंगे अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं, मतलब टाइम पीरियड और उसके ऊपर प्रिवेलिंग रेट, ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे देखा करेंगे। उसके बाद जनाब नॉन कैश कंसीडरेशन, अगर आपको पैसे के अलावा कोई एसेट मिल गया है, कोई शेयर मिल गए हैं, कोई गाड़ी मिल गई है, कोई भी चीज़ मिल गई है जो कि नॉन कैश है, किसके बदले में, ट्रांजैक्शन प्राइस कंसीडरेशन के तौर पर। ठीक है, तो हम उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। और अगर कस्टमर को एंटिटी ने कोई पे करना हो, यानी कि पेएबल टू कस्टमर्स वाली सिचुएशन आ जाए कि एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस भी कर रही है और पे भी कर रही है, तो इस सिचुएशन में आपने इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जनाब इसमें जो आपके पास वेरिएबल कंसीडरेशन है, इसके लिए हम ये जो एग्जांपल्स देख रहे थे, हमने कहा था जनाब वेरिएबल कंसीडरेशन को देखते हुए आपने 2 किस्म के एस्टिमेट्स अपने माइंड में बिठाने हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू और लाइक्लीहुड अमाउंट। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या था, स्पेसिफिक परसेंटेज दे दिया जाता है और इस परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कितनी पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ सकती है। और लाइक्लीहुड का मतलब ये था कि अगर ज़्यादा चांसेस हैं किसी चीज़ के अकर होने के तो उस हिसाब से हम उसकी काउंटिंग करेंगे, हम इसमें अमाउंट स्पेसिफिक नहीं करते। क्लियर? ठीक है, जो हमने कल एग्जांपल्स की थी इनकी। अब जो हमने कल इनकी एग्जांपल्स की थी वो 2 उसी तरह की थी। अब एक और एग्जांपल है, क्योंकि वेरिएबल कंसीडरेशन है जिसमें चीज़ें वेरी करती हैं, तो अब इसमें भी हमें ये बताया जाता है आगे IFRS 15 की जो एग्जांपल इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल नंबर 22 आपके स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद होती है। उसमें यह बताया गया है कि जनाब अगर आपके पास आपने कुछ चीज़ें बेची, ये भी तो पॉसिबिलिटी है वेरिएबल का, वेरिएबिलिटी के अंदर ये भी चीज़ आ सकती है कि आपने कुछ चीज़ें बेची और आपको इस कंडीशन के साथ कि जनाब हो सकता है कि मैं चीज़ें आपको वापस भी कर दूं, यानी कि सेल और सेल रिटर्न की बेस पे। तो अगर सेल रिटर्न हो गया तो रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा ही है ना, सेल रिटर्न हो गया तो रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास रेवेन्यू यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन हमारी क्या है, वेरिएबल कंसीडरेशन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पेज नंबर मेरे पास 171 है और एग्जाम्पल नंबर मेरे पास बुक की 10 है, जो कि IFRS 15 की इलस्ट्रेशन नंबर 22 है। ओके, अब इसमें रेवेन्यू रिकॉर्डिंग की जब भी हम बात करेंगे, हम रेवेन्यू रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। रेवेन्यू रिकॉर्डिंग आपने कैसे करनी है, देखिएगा जी। कहता है जनाब एन एंटिटी एंटर्स इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 31 दिसंबर 2017 विद कस्टमर्स। अब यहाँ पे जैसे ही हमें पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर है तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, और रेवेन्यू हम कौन से देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी कि ट्रांजैक्शन प्राइस किस तरह से आपने रेवेन्यू देखना है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द सेल ऑफ 1 प्रोडक्ट फॉर 100 प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 10,000 टोटल कंसीडरेशन। तो उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी डिसाइड हो गई, 10,000। 100 प्रोडक्ट्स थी, 100 ही एक प्रोडक्ट की 100 रुपये कीमत थी, तो 10,000। कैश इज रिसीव्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रांसफर्स। कैश हम कब रिसीव करते हैं, जब हम चीज़ डिलीवर कर देते होते हैं। द एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस इज टू अलाउ अ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज्ड प्रोडक्ट विद इन 30 days एंड रिसीव अ फुल रिफंड। और हमारी एंटिटी की जो उसकी एक पॉलिसी है कि जनाब जब भी वो चीज़ बेचेंगे तो 30 दिन के लिए वो रिफंड पॉलिसी रखते हैं कि जनाब 30 दिन में अगर आप चीज़ वापस करना चाहें तो वापस कर दें और अपने पूरे पैसे ले जाएं। द एंटिटीज कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 60। और जो बेचती वो प्रोडक्ट अपने 100 रुपये के लिए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 60 है। यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, कौन सा मेथड हमने यूज़ करना जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब हमने प्रोडक्ट स्पेसिफाई या अमाउंट हमने स्पेसिफाई रहना है। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 97 प्रोडक्ट्स विल बी रिटर्न, विल नॉट बी रिटर्न, मतलब 100 चीज़ें बेची थी उसमें से 97 रिटर्न नहीं होंगी, उन्होंने खुद यूज़ कर लिया। 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, हमें रिटर्न हो जाएंगी।
इसका मतलब क्या हुआ, वो जो 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगी वो हम इसको कंसीडर करेंगे ये हमारी क्या है, ये हमारी रिफंड लायबिलिटी है। ठीक है कि जनाब हमने ये 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिफंड करना है। पहले हम रिकॉर्डिंग किसकी करेंगे, 100 प्रोडक्ट्स की, 30 दिन का टाइम है और हम इसको रिफंड लायबिलिटी डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो मेथड यूज़ किया है। और अब इसके बाद जनाब अगर तो प्रोडक्ट्स वापस आ जाती हैं तो फिर तो रिफंड लायबिलिटी को ही हम लोग डेबिट कर देंगे और बाकी चीज़ जो है वो उसको मतलब देख लेंगे कि हमने क्या करना है। और अगर 3 की 3 प्रोडक्ट्स नहीं आती तो फिर हमारी रेवेन्यू को हम मज़ीद क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके, देखिएगा जनाब, कहते द एंटिटी एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट विल बी इमटेरियल एंड एक्सपेक्ट्स दैट द रिटर्न प्रोडक्ट कैन बी रीसोल्ड एट अ प्रॉफिट। मतलब वो जो चीज़ आपको वापस मिलेगी, वापस मिलने की किसी किस्म की कोई आपकी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब जितने की आपकी कॉस्ट होगी वही कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा होता है कि जनाब वो 10 रुपये उसकी कॉस्ट है तो फिर अभी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 60 रुपये थी, जब वो रिटर्न होती तो फिर हमने उसको 70 रुपये कह देना था। ठीक है, और कहते उसके बाद कहते जनाब जो चीज़ मिलेगी आपको वो आपका फ्यूचर में बिक भी जाएगी प्रॉफिट पे। इसका मतलब वो आपका फ्यूचर में क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमें रिटर्न मिलेगी वो एक तो हमारा एसेट बनेगा और दूसरा इसके ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी। तो अब कहते हैं जनाब जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है। एंटिटी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको पता है कि हम साथ साथ ये सारी की सारी चेंजिंग जो है वो देख रहे होते हैं। अब कहता है जी इसमें 3 कंडीशन उसने बता दी। नंबर 1, इफ़ 3 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन जनवरी 30, 2018, द 2 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन जनवरी 30, 2018, 4 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन जनवरी 30, 2018। अब इन तीनों में आपने क्या करना है, तो हम यहाँ पे कहते हैं जनाब आपने एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले तो आप एंट्री पास कीजिए अपने रेवेन्यू की। रेवेन्यू की एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, हमने कहा जनाब हमें क्या मिला है, हमने चीज़ें बेची और हमें बैंक मिला है। बैंक क्या करेंगे, बैंक करेंगे हम लोग डेबिट। कितने से करेंगे बैंक डेबिट, 10,000 से। उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू को, क्योंकि रेवेन्यू हमने ऑलरेडी कहा हुआ है, हमारे शुरू में ही हमने एक्सपेक्ट कर लिया था कि सिर्फ 97 हमारी प्रोडक्ट्स निकलेंगी, 3 हमें रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इस वजह से इसको क्या करते हैं, हम इसको 97 मल्टीप्लाइड बाय 100। और जो हमारा 3 जो चीज़ें थी हमारी जिसको हमने रिफंड करना था, जो हमें रिफंड मिलना था, रिफंड हमने करना था। ठीक है, तो रिफंड लायबिलिटी थी। और ये कितने से होनी थी जनाब, ये 3 प्रोडक्ट्स थी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, जितना हमने रिफंड करना था 300। ये जनाब हमारे पास एंट्री हमने कब पास करनी है, ये हमने पास करनी है 31 दिसंबर 2017 को। अच्छा, अब रेवेन्यू है तो जारी बात है हमारी इन्वेंट्री भी कम हुई होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो, मतलब उसमें बड़ी होगी, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ सेल को करेंगे डेबिट। अब जितनी कॉस्ट ऑफ सेल हम लेंगे, जितना हमारा रेवेन्यू था उतना ही हम कॉस्ट ऑफ सेल लेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का असूल क्या है, जितनी चीज़ें बेचोगे, जितनी चीज़ें का रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे उतनी ही कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। रेवेन्यू हमने कितनी चीज़ों से कमाया, 97 प्रोडक्ट से कमाया, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हम कितनी चीज़ों का लिखेंगे, 97 का लिखेंगे ना। अब अकाउंटिंग करते हैं कि नहीं करते आप लोग, जितने की यूनिट्स की रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस के साथ, उतने यूनिट की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कॉस्ट के साथ। देखिए जनाब, तो कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास कितनी आएगी, हमने कहा जनाब कॉस्ट ऑफ सेल आएगी 97 मल्टीप्लाइड बाय 60 की चीज़ें थी जी, 5820। अब इसके बाद जनाब हमारे पास जो चीज़ क्रेडिट होगी वो क्या आ गई, हमने कहा था हमारी इन्वेंट्री, लेकिन उसमें क्योंकि हमारी रिफंड लायबिलिटी भी है। अब रिफंड लायबिलिटी हमारी जब जनरेट होगी, जब हमारी चीज़ें वापस मिलेंगी, जब हमें चीज़ें वापस मिलेंगी तभी जनरेट होगी ना। तो जब हमें चीज़ें वापस मिलेंगी वो फ्यूचर में बिक भी जाएंगी। तो हमने क्या कहा, जब ये फ्यूचर में बिक भी जाएंगी तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एसेट हैं। हमारे लिए क्या है, ये एसेट है। इन्वेंट्री तो तब बनेगी ना, इन्वेंट्री कह लीजिए, रिटर्न एसेट कह लीजिए, कुछ भी इसको नाम दे लीजिए। हम नॉर्मली इसको राइट ऑफ यूज़ एसेट कहते हैं, राइट टू यूज़। ठीक है, नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं, राइट टू यूज़ प्रोडक्ट या राइट टू प्रोडक्ट।
कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो जनाब हमारे पास एसेट हो जाएगा डेबिट। आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, रिटर्न प्रोडक्ट का भी नाम दे सकते हैं, राइट टू प्रोडक्ट का भी नाम इसको आप दे सकते हैं। तो एसेट जनाब डेबिट हो जाएगा कितने से, हमने कहा जनाब 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास आएंगी, और वो 3 प्रोडक्ट किस तरह आएंगी जनाब, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 60, आंसर 180, और क्रेडिट होगी हमारी इन्वेंट्री कितने से, हमने 100 है ना तो 6000 से आ जाएगी। ऑल क्लियर जी। इसकी वैल्यू भी जारी बात है, क्योंकि अब ये नहीं, इसकी जो वैल्यू होनी थी, इसकी वैल्यू क्योंकि इसकी रिफंड लायबिलिटी अगर हम यहाँ पे ज़्यादा लिखते, अगर हम लेट सपोज रिफंड लायबिलिटी ज़्यादा लिखते तो हमारी जो कॉस्ट होनी थी इस एसेट की, वो कॉस्ट भी तो बढ़ जानी थी ना। तो फिर हम यहाँ पे भी उस एसेट को हमने क्या करना था, ज़्यादा से डेबिट कर, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 70 कर देना था हमने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना एसेट हमें वापस मिला है उसके हिसाब से हम इसकी कॉस्ट करनी है। तो ये जनाब हमारी एंट्रीज, हम दोनों एंट्रीज हमने कब पास करनी है, ये दोनों एंट्रीज हमने पास करनी है 31 दिसंबर 2017 में। ये रेवेन्यू रिकॉर्डिंग की एंट्री है, ठीक है। अब इस एंट्री के बाद अब हमने कहा जनाब 1 महीने बाद यानी कि 30 जनवरी 2018 को क्या हुआ, अब 3 प्रोडक्ट्स वापस मिल गई। अब जैसे ही हमें प्रोडक्ट्स वापस मिलेंगी, हम क्या करेंगे, हम अपनी रिफंड लायबिलिटी को कम कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे, ओके। और जो हमारा कैश होगा, जो कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल हम जिसकी बात कर लेते हैं जनाब, हमारे पास जो कैश या बैंक जो भी हमने देना हुआ, हम उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे, ठीक है। उसके बदले में हमारे पास क्या आएगा, उसके बदले में हमारे पास एसेट आ जाएगा, ठीक है। और एसेट किसका पार्ट बन जाएगा, जाके इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। ये 2 मार्कर्स थे, ये मार्कर्स मेरे पास रिटर्न हो गए, ठीक है। अब इन मार्कर्स को मैंने क्या करना है, अल्टीमेटली अपने इन्वेंट्री का पार्ट बनाना है, क्योंकि अगर ये मेरे पास इन्वेंट्री है तो ऐसा ही है। अब जब ये मुझे वापस मिले, मैंने माइंड में बिठाया हुआ था कि मुझे 2 वापस मिल जाएंगे, मैंने उसको रिफंड लायबिलिटी का नाम दिया था। जैसे वापस मिले मैंने पैसे दे दिए जी, मैंने वापस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रिफंड लायबिलिटी को डेबिट कर दिया और बैंक या कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मुझे वापस मिल गए तो मैंने कहा मेरे पास से जो एसेट था वो मेरे पास एसेट आ गया। अब ये इस एसेट को मैं क्या करूँगा, इस एसेट को मैंने हिस्सा बनाना है अपनी इन्वेंट्री का, तो मैं क्या करूँगा, इसमें इन्वेंट्री को डेबिट कर दूंगा, और ये जो राइट टू यूज़ प्रोडक्ट था या राइट टू प्रोडक्ट था, ये क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं, बल्कि 3 सिचुएशन उसने बताई हैं। एक उसने कहा जी तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स, 3 जितना ही रिफंड था उतना ही प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया, उतनी मुझे वापस आ गई, जितनी रिफंड लायबिलिटी थी उतनी प्रोडक्ट क्या होगी, वापस आ गई। तो जब वापस आई तो आपने क्या किया, आपने कहा जनाब रिफंड लायबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से, आपने जितने की रिफंड बनाया हुआ था 300 रुपये से। अब क्योंकि यही प्रोडक्ट आपके पास इन्वेंट्री बनेगा, तो जब आपको एसेट मिला था तो आपने कहा था कि जब ये चीज़ें मुझे जब ये चीज़ें वापस मिलेंगी, इनका नाम मैं रखूंगा एसेट, इनका नाम मैं क्या रखूंगा, एसेट। अब आपने एसेट को इन्वेंट्री का पार्ट बनाना, आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, आप एंट्री के पास करेंगे इन्वेंट्री डेबिट, और जो आपको एसेट रिटर्न हुआ है वो आप कर देंगे क्रेडिट। कितने से कितने का एसेट रिटर्न हुआ, 180 का। ले जी, ये कब एंट्री पास होगी, जब आपको 3 प्रोडक्ट्स वापस मिल जाएंगे, ओके। यहां तो क्या मसला साहब, चलिए आगे। अच्छा, अब वो कहता है जनाब सेकंड पार्ट में कि आपको कितनी प्रोडक्ट्स वापस मिली हैं जी, आपको 2 प्रोडक्ट्स वापस मिली हैं, मतलब आपने रिफंड लायबिलिटी ज़्यादा बनाई हुई थी। हकीकत में आपको कितनी मिल के रिफंड करना पड़ा है, 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको रिफंड करना पड़ा है, ठीक है। आपने अपनी लायबिलिटी ज़्यादा बनाई थी, लायबिलिटी ज़्यादा कैसे बनाई थी, रेवेन्यू कम लिखकर। रेवेन्यू आपने 97 प्रोडक्ट्स का लिखा था, रिफंड लायबिलिटी आपने 3 प्रोडक्ट्स की बनाई थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब 2 प्रोडक्ट्स वापस मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे रेवेन्यू को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इनिशियली तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेकिन जब मुझे 2 प्रोडक्ट्स रिटर्न होगी उस टाइम मैंने अपनी एंट्रीज जो है वो चेंज करनी है। इसको मैं डालूं,
अब मैं अपनी एंट्रीज को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, देखिए जब मुझे 2 प्रोडक्ट्स वापस होती हैं, मैं किसको डेबिट करूंगा, रिफंड लायबिलिटी को। और वो कितनी थी, मैंने कहा था जनाब 3 प्रोडक्ट्स की मैंने रिफंड लायबिलिटी डाली हुई थी। कितने प्रोडक्ट्स की मैंने डाली थी रिफंड लायबिलिटी, 3 प्रोडक्ट की मैंने रिफंड लायबिलिटी डाली हुई थी। 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 आंसर 300। क्रेडिट करूंगा किसको, जो मैंने दिया है बैंक, लेकिन बैंक मैंने 2 प्रोडक्ट का रिफंड वापस दिया। 2 प्रोडक्ट का रिफंड कितना बनेगा जनाब, 200। और 1 प्रोडक्ट का रिफंड नहीं मांगा गया, इसका मतलब वो चीज़ मेरी बिक गई, तो मुझे रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। गॉट इट, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब दूसरी एंट्री में क्या पास करूंगा, क्योंकि अब ये 2 प्रोडक्ट्स मुझे वापस भी तो मिली हैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स मुझे वापस भी मिली हैं। तो अब इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इनके लिए जनाब देखिए कि मैं एसेट कितने का, मैंने कहा था कि मुझे एसेट जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, मैंने कहा 3 मुझे वापस मिलेंगे, मतलब 3 एसेट्स जो है वो मुझे वापस, यानी कि 180 के एसेट मुझे वापस मिलेगा। लेकिन हकीकत में मुझे मिला कितना वापस, मुझे इन्वेंट्री में कितना आया, इन्वेंट्री को करेंगे डेबिट, इन्वेंट्री में कितनी प्रोडक्ट्स आई, हमने कहा जनाब 2 प्रोडक्ट्स वापस आई, तो 2 प्रोडक्ट्स की कितनी वैल्यू बनती है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 आंसर 120। और हमने कहा था क्रेडिट करेंगे किसको, अपने एसेट को। एसेट हमने कितना रिकॉर्ड किया था जो हमें वापस मिलेगा, 180 का, मैंने कहा था 180। अब ये जो दरमियान में गैप है 60 का, वो कौन सा है, वो रेवेन्यू था, अब वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाएगा, कितनी चीज़ मैंने निकल गई है मेरी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल 60, 1 प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी भाई, ओके। अच्छा, अब लेट सपोज हम कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल कंसीडरेशन है ना, बात बात में चेंज हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था कि अब इस दफ़ा 4 प्रोडक्ट्स निकल गई हैं, अब वापस हो गई हैं। हमने रिकॉर्डिंग कितने की थी, 3 की, पहले में 3 हो गया, दूसरे में 2 हो गया, अब तीसरे में क्या हो गया, 4। मतलब अब हमारी लायबिलिटी क्या कर गई है, बढ़ गई है। जब हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिफंड लायबिलिटी तो इतनी ही आएगी, 3 की जो हमने रिकॉर्डिंग की थी डेबिट, उसको इतना से करेंगे, ठीक है। बैंक हमें कितना देना पड़ेगा, 400 रुपये। एक्सपेंस नहीं होगा, हमने रेवेन्यू को बढ़ाया, तो अब हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को ही कम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, रिफंड लायबिलिटी 300 थी, रेवेन्यू हमारे पास 9700 था, क्योंकि हमने सोचा था कि 97 प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे, लेकिन हकीकत में हुआ क्या, 96 प्रोडक्ट्स निकली। तो हमें अपने रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, फोर प्रोडक्ट्स रिटर्न होती हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, जितने मैंने रिफंड लायबिलिटी लिखी थी सबसे पहले तो उसको मैं डेबिट करूंगा, रिफंड लायबिलिटी डेबिट, कितने से जनाब, 300 से। मैंने रिफंड दिया कितना, मैंने कहा जी 4 प्रोडक्ट्स का मैंने रिफंड दिया, ठीक है। 4 प्रोडक्ट का मतलब है 400 रुपये का, ये मैंने रिफंड दिया कस्टमर को। अब ये जो 100 रुपये का गैप है वो क्या है, मुझे अपने रेवेन्यू को कम करना है। रेवेन्यू कम करने का मतलब क्या, मैं किसको डेबिट करूंगा, रेवेन्यू को डेबिट करूंगा। क्लियर, हाँ जी, समझ आ गई बात की। रेवेन्यू को, क्योंकि मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है ना, अगर 4 चीज़ें मुझे वापस मिल जाएगी तो रेवेन्यू कम होगा, इसी तरह अगर 5 चीज़ें मिल जाएंगे वापस तो रेवेन्यू मजीद कम हो जाएगा। रेवेन्यू कम होगा तो उसको मैं क्या किया करता हूँ, डेबिट करता होता हूँ, ओके। अच्छा, अब जब ये प्रोडक्ट मुझे वापस मिलेगी, मैंने क्या कहा था, मुझे एसेट कितने का मिलेगा, 180 का, लेकिन अब मुझे एसेट वापस कितने का, इन्वेंट्री का कितना हिस्सा बना, इन्वेंट्री के लिए मैंने कहा कि 4 प्रोडक्ट्स वापस आए हैं, 60 रुपये की उनकी कॉस्ट थी, तो 240 रुपये की इन्वेंट्री मेरे पास आ गई वापस। मैंने कहा था वापस आएगी कितने की,
180 की। बाकी जो फ़र्क है वो किधर, कॉस्ट ऑफ सेल का फ़र्क है, ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ सेल कितना है जनाब, 60 का। क्लियर, यहाँ तक मसले मसाइल ऑल ओके। अच्छा, अब इसके बाद जनाब हमारे पास है कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट ऑफ वेरिएबल। यही हमारे पास वेरिएबल कंसिडरेशन की एग्जांपल थी। पेनल्टी आ सकती है या चीज़ें रिटर्न आपको हो सकती हैं। ओके, दोनों की दोनों सिचुएशन हमने देख ली। अगर पेनल्टी आएगी तो हमने क्या करना है जी, हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर हमने दूसरा उसका जो लाइकलीहुड देख लेना है। लाइकलीहुड देखेंगे तो एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू देखेंगे तो हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, हम अमाउंट को जितना हमने परसेंटेजेस हमने पे करनी है या रिसीव करनी है हमारे पास, वो हम उस हिसाब से उसको देख लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है हमारे पास कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। अब कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट का यहाँ पे मतलब वही है, अभी भी हमारे पास उसी तकरीबन वही चीज़ें हैं ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और लाइकलीहुड की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। उसमें भी हम लोग रिटर्न वगैरह की बात करेंगे, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। आज तक जब हमारा कस्टमर हमें जब हमारा सप्लायर, यानी कि हम जब सप्लायर थे और हमारे कस्टमर हमारे से डिस्काउंट मांगा करते थे कि भाई ये पैसे कम कर दो, तो हम किसको डेबिट किया करते थे? जब हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते थे तो हम एंट्री क्या पास किया करते थे? ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट अगर हम लोग देते थे। एक्सपेंस होता था ना, कौन सा एक्सपेंस होता था? बचपन में पढ़ा करते थे हम लोग, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करते थे, ठीक है, और डेटर्स को हम लोग क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। अब हम डिस्काउंट, अभी भी हम डिस्काउंट अलाउड देते हैं कि डिस्काउंट अलाउड हम जनाब हम कहते हैं वो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हम लोग डेबिट करते थे और हमारे परचेजेस को, डेटर्स को हम लोग क्या किया करते थे? क्रेडिट। परचेजेस तो खैर नहीं, डेटर को हम लोग क्रेडिट किया करते थे क्योंकि डेटर से हमने पैसे लेने होते थे और सेटलमेंट अकाउंट के हिसाब से हम उसको सेटलमेंट भी कर लेते थे। अच्छा, लेकिन अब IFRS 15 ने आके दुनिया आपकी बदल दी। IFRS 15 कहता है डिस्काउंट अलाउड कोई चीज़ नहीं है। कहता तुम लोगों को जब कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का हमने बता दिया कि जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कस्टमर के साथ, परफॉर्मेंस दे दी, परफॉर्मेंस के बाद अगर तुम डिस्काउंट दोगे तो तुम उसको अपना एक्सपेंस ना बनाओ। देखो होता क्या था, हम जब उसको अपना एक्सपेंस बनाते थे तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में वो शो नहीं होता था डिस्काउंट अलाउड। देखिए हम क्या करते थे, हम करते थे जनाब सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ऐसे ही है। उसके बाद जनाब हमारे एक्सपेंसेस आते थे जिनमें एक एक्सपेंस हुआ करता था डिस्काउंट अलाउड का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अदर इनकम आया करती थी और उसके बाद लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट आया करता था। तो हमारे पास जनाब प्रॉफिट लास्ट में ये शो होता था। ग्रॉस जब हम डिस्काउंट अलाउड करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ भी शो नहीं होता था, ऐसे ही है। तो अब IFRS 15 ने आके कहा कि भाई ये क्या बदतमीजी है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में तो डिस्काउंट अलाउड वाला मजाक आ ही नहीं रहा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना होगा, पता ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, तो फिर तो आपको अमाउंट कुछ और ही नज़र आ रही होगी। मतलब आप लोगों को धोखा दे रहे होंगे कि हमारा रेवेन्यू इतना है, हालांकि आपका रेवेन्यू इतना नहीं है, आपने उसमें से पैसे कुछ छोड़े हुए हैं, आपने तो अपना रेवेन्यू कम किया हुआ है। तो फिर इस वजह से IFRS 15 ने कहा कि जनाब जब भी तुमने ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड करनी है और तुम कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करोगे तो तुमने उसको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं करना, बल्कि तुमने अपने रेवेन्यू को डेबिट करना है। तुमने किसको डेबिट करना है? रेवेन्यू को डेबिट करना है, ठीक है। रेवेन्यू को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। अगर उधार पे चीज़ है तो आपके डेटर्स को क्या कर लोगे? क्रेडिट कर लोगे। मतलब आपने रेवेन्यू को कम करना है, आपने अपने खर्चे को नहीं बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये फ़र्क थोड़ा सा IFRS 15 के अंदर उसने शो करवाया। अब ये फ़र्क हम लोग देखेंगे दो चीज़ों के अंदर, एक तो कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट और दूसरा हमारे पास जो है वो सेटलमेंट डिस्काउंट की, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स के अंदर जनाब दो चीज़ें हैं, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट और सेटलमेंट डिस्काउंट। सबसे पहले जनाब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए ज़रा। देखिए बेटा, वेरिएबल कंसिडरेशन हम उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं जब पनिशमेंट हो या किसी किस्म की कोई चीज़ हो, जब वो हाईली प्रोबेबल हो,
हाईली प्रोबेबल का मतलब है जनाब कि ये तकरीबन हो जाएगा, उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे कहते हैं जनाब एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर ऑन 1 जनवरी 2018 टू सेल प्रोडक्ट ए फॉर 100 पर यूनिट। इफ द कस्टमर परचेजेज मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इन अ कैलेंडर ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट द प्राइस पर यूनिट इज रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 90 पर यूनिट। अगर वो कहता है कि जनाब 100 प्रोडक्ट्स उसने बेचनी है, सॉरी 100 रुपये के लिए उसने जनाब प्रोडक्ट अपनी एक बेचना है उसने, और उसने कहा जी अगर 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकलेंगी तो अब ये जो रेट 100 रुपये था वो कितना हो जाएगा। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये शुरू से जब से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब से ये जो कीमत हमने 100 रुपये डिसाइड की थी क्या हो जाएगा, अब ये 90 हो जाएगा। दो अप्रोचेज है ना हमारी, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है जी, जो हमने शुरू में भी कर लिया था उसको भी चेंज कर दो, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या, अभी तक जो हो गया वो ठीक है, इसके आगे आपने चेंज करना है। तो कहते हैं ना रिट्रोस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी आ जाएगी 90, यानी कि 10 रुपये का हम क्या दे देंगे आपको, डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब कहते हैं जी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2018 द एंटिटी सेल्स 75 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू द कस्टमर। सिर्फ कितने प्रोडक्ट्स निकली, 75 प्रोडक्ट्स निकले। The entity estimates that the customer's product will not exceed 1000 units threshold required for the volume discount in the calendar year। एंटिटी को लगा जनाब नहीं, मतलब पहले 3 महीने में इसने सिर्फ 75 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, 1000 बहुत दूर है, ठीक है। तो उसको लगा कि जी नहीं, कोई चांस नहीं है रिफंड करने का, कोई चांस नहीं है, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव है ना तो रिफंड ही होगा, तो कोई चांस नहीं है, मुझे किसी किस्म का कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ जी, इन मई 2018 ठीक 2 महीने के बाद क्या हुआ, द एंटिटीज कस्टमर परचेजेज एन एडिशनल 500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ए फ्रॉम द एंटिटी। कस्टमर ने क्या किया जनाब, 500 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया। अब उनको लगा कि नहीं भाई, 1 महीने में इसने 500 यूनिट का ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब 1000 यूनिट हो सकते हैं। इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट द कस्टमर्स परचेज विल एक्सीड द 1000 यूनिट्स थ्रेशोल्ड। All transactions are on cash basis and refund or adjustment shall be made only when the customer purchases exceeds 1000 units। अब जब वो 1000 यूनिट परचेज कर लेगा तभी हम उसको रिफंड करेंगे। अब रिफंड करने के बाद में, लेकिन जब हमें लगा कि जनाब ये हमें पैसे देने पड़ जाने हैं, तो हम उसी टाइम इसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। हम उसी टाइम इसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे जनाब, देखिए जनरल एंट्रीज हम इसकी किस तरह से पास करेंगे। रिक्वायरमेंट जनाब, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 30 जून 2018 रिलेटिंग टू अबव। देखिए जनाब, हम कहते हैं एंट्री हम सबसे पहले पास करेंगे, बड़े मज़े की एंट्री हमारी आएगी। हम कहेंगे मसला ही कोई नहीं है, 75 यूनिट्स उसने बेचे हैं, किस डेट पे, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जनाब हम लोगों ने एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करेंगे, वही बच्चों वाले एंट्री। किसको डेबिट करेंगे, कैश को, क्योंकि सारा कुछ कैश पे चल रहा है, कैश डेबिट कर देंगे। रेवेन्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से, 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। हम बड़े खुश, हमने कहा जी लो जी, बस इतने तुम लोग कह रहे थे कि 1000, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, तुम 1000 नहीं क्रॉस कर सकते, रेट 100 ही रहेगा। जब आया बेटा मई का महीना, अब उसने मई की डेट नहीं लिखी, इस वजह से हम डेट को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, लेकिन उसने ये कहा कि 30 जून तक, तो हम यहाँ पे आखिरी दिन में जाके कह देते हैं जनाब 30 जून तक। 30 जून 2018 को क्या हुआ, हमारी 500 चीज़ें निकल गई मज़ीद। हमने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया, हमने कहा जी कैश हमें कितना मिला, अभी तक हमें कैश मिल रहा है 500 के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो आपके पास 1000 यूनिट का जो थ्रेशोल्ड है वो पूरा नहीं हुआ। तो कितना मिला जनाब, 50,000। अब अपने क्रेडिट करने, हमने कहा भाई हमें पैसे हो सकता देने पड़ जाएं, तो ऐसा करो रेवेन्यू को करो क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू तो आएगा, लेकिन रेवेन्यू कितना आएगा इसके लिए